सुनो बच्चों, अब डिसोसिएशन का केस हो गया, अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन का केस। देखो, एसोसिएशन के केस में आपने जस्ट उसका उल्टा करना है। जैसे अभी हमने डिसोसिएशन पढ़ा, उसका जस्ट क्या कर देना है, उल्टा। कैसे उल्टा करना है? देखो, अभी मैंने ए एन को तोड़कर एन ए बनाया, यही करा था। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एन ए को जोड़कर क्या बना दूंगा, ए एन। क्या ये बात सही है? कुछ गलती नहीं है इसमें। इसको दोबारा एग्जांपल से समझो। 2 एटम्स ऑफ H जोड़कर क्या बना सकता हूं, H2। 2 एटम्स ऑफ O जोड़कर क्या बना सकता हूं, O2। इसका मतलब है एसोसिएशन कर दिया। क्या कर दिया? एसोसिएशन। बात समझ में आ गई? एसोसिएशन जब हम कर रहे हैं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है, यहां से n मोल लेता हूं तो क्या बन जाता है, 1 मोल बन जाता है। देखो, 1 मोल बन रहा है, n मोल से क्या बन रहा है, 1 मोल। कोई दिक्कत है? n मोल से क्या बन रहा है, 1 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा, जल्दी बोलो। 1/n मोल बनेगा, नहीं बनेगा? यूनिटरी मेथड, सिंपल। अगर 1 से n से 1 बन रहा है तो 1 से 1/n बनेगा। इसके बाद मैं कहता हूं अल्फा से कितना बनेगा, बताओ जरा। अल्फा बटे n मोल बनेगा, नहीं बनेगा? ये बताओ, अल्फा बटे n मोल बनेगा, नहीं बनेगा? सिंपल है कि नहीं है? अब मैं आपसे कहता हूं, इनिशियली मैंने ये पूरा हिस्सा कितना लिया, 1 मोल लिया, तो ये हिस्सा कितना है, 0। तो दिक्कत तो नहीं। फाइनली मैंने इसमें से क्या तोड़ दिया, अल्फा तोड़ दिया। बनेगा कितना, जल्दी बोलो, अल्फा बटे n। बनेगा, नहीं बनेगा? फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगा दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन बटे में टोटल नंबर ऑफ आयंस बिफोर एसोसिएशन। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, यहां से मैं देखता हूं आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n अपॉन में कितना है, 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा बटे n कर लो, माइनस अल्फा कर लो। कोई दिक्कत? अल्फा कॉमन ले लो, यहां पे आ जाएगा 1/n माइनस 1। क्लियर है? वहां पर क्या था, n माइनस 1, यहां पर क्या है, 1/n माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो भाई, दोबारा से i इक्वल टू क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है जी। और अल्फा इक्वल टू क्या है, वहां पर क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन यहां पर क्या डिसोसिएशन हो रहा है, नहीं। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कितना एसोसिएट हो रहा है? हो सकता है वो थोड़ा एसोसिएट हो सकता है वो पूरा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो। लार्जली केसेस में, मोस्टली केसेस में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है, एसोसिएट होता है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एसोसिएट होने का मतलब एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या है, पूरा का पूरा एसोसिएट हो गया। ठीक है? तो जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइमर। ठीक है? 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राइमर। इतनी बात समझ में आ गई? टेट्रामर 4 जुड़ेंगे तो अभी डाइमर तक का केस समझो, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलें आगे। उसके बाद बच्चों n की वैल्यू क्या है, वहां पर थे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज टूट रही थी, कोई भी चीज क्या हो रही थी, टूट रही थी, तो बाद में बनने वाले जो प्रोडक्ट के मोल्स थे वो हम कंसिडर कर रहे थे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हम जुड़ रही हैं। कितनी सारी चीजें जुड़ रही हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब 2 जुड़ रही हैं तो डाइमर, 3 जुड़ रही है ट्राइमर, 4 जुड़ रही है टेट्रामर। तो जितनी चीजें जुड़ती हैं वही क्या कहलाता है, इसका n। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिए जाएंगे। यहाँ क्या लिए जाएंगे बच्चों, रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल देखो, 2 मोल्स CH3COH के जब मैं बेंजीन में डालूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2। और अल्फा अगर मैं बोलूं 80% है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8। अल्फा अगर 50% है कितनी हो गई, 0.5। अगर अल्फा कितना है बच्चों, जल्दी बोलो, 100% तो कितनी हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए CH3COOH और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा CH3COOH है। ऐसे है, इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, अपने आप को जोड़ लिया। इन दोनों ने आपस में अपने आप को क्या कर लिया, जोड़ लिया। ये बन गया हमारा डाइमर। क्या बन गया, डाइमर। अब एक बात मुद्दे की,
जब कोई भी चीज दो आपस में जुड़ जाएंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे सॉल्यूट के? इस केस में डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, पहले क्या हो रहे थे? डिसोसिएशन में क्या हो रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे। एसोसिएशन में क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई? अगर मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो, 12 और 3 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 32, 32 और 1 33। क्लियर है? तो मैं इसका मोलर मास निकालूं तो कितना निकलेगा? 12 + 3 + 12 + 32 + 1। यही होगा कि नहीं होगा? देखो 12 और 12 कितने हो गए? 24, 24 और 4 कितने हो गए? 28, 28 और ये 32 कितने हो गए? 60। देखो 60 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी कितना है? 60 ग्राम पर मोल। लेकिन जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो अब इसका मोलर मास तो बढ़ेगा ना, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? इंक्रीज। लेकिन डिसोसिएशन के केस में क्या होता था? डिक्रीज। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। अब हम आते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मास भी समझ लिया, इंक्रीज होता है एसोसिएशन के केस में, डिक्रीज होता है किसके केस में? डिसोसिएशन के केस में। ठीक है, डिक्रीज होता है डिसोसिएशन के केस। तो आई का एक नया फॉर्मूला पढ़ लो, नॉर्मल मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या बच्चे? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। मैं इस चीज को ऐसे ध्यान रखता हूं कि ये सोचो कि आई की वैल्यू लेस देन 1 किसके केस में? एसोसिएशन के केस में। अब लेस देन 1 तो बच्चों तभी आएगी ना जब डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा। अब एबनॉर्मल मोलर मास जो बाद में मोलर मास बनता है वो एबनॉर्मल बड़ा कब बनता है? बड़ा बनता है एसोसिएशन के केस में। तो एसोसिएशन के केस में जब हम एबनॉर्मल मोलर मास नीचे रखेंगे तभी तो आई की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। तो एबनॉर्मल मास कहां रहता है? नीचे रहता है। डिसोसिएशन के केस में कम हो जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा, नीचे वाली कम। जब ऊपर वाली ज्यादा होगी नीचे वाली कम होगी तो आई इक्वल टू अपने आप क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले तो मैंने आपको इसको ऐसे याद करा दिए। क्लियर है? तो डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ में आ गया। अब समझते हैं मेन मुद्दे की बात कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। जब हमने डिसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से आई की वैल्यू को कैलकुलेट करा तो वो कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंजेस आ रहे थे। इसमें क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। डिसोसिएशन में क्या हो रहा था? इंक्रीज। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेंगे? जाकर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देंगे। तो इन्होंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। वो सही कब होगी? वो सही तब होगी जब आप उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे? वेंट ऑफ फैक्टर। इसीलिए आपको जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई गई, इसलिए आपको जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई गई उनके अंदर इंट्रोड्यूस करा गया क्या बच्चों? आई को। जैसे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता था? आई बी। आर एल बी पी का फॉर्मूला, बीपी का, यहां पर आई इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? फिर मैंने लिख दिया यहां पर बच्चों, मान लो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। आई इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई दिक्कत? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, यहां पर आई इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई दिक्कत? पाई इक्वल टू होता है सी आर टी। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चों? आई इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई दिक्कत? हो गया। वेंट ऑफ फैक्टर क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया कि आई कैसे निकालते हैं। आई निकालना आ गया तो इसमें पुट भी करना आ जाएगा। क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको दे ही रखा होगा। अब एक चीज जो याद रखनी है वो देखो क्या है। ग्लूकोज दे रखा हो, यूरिया दे रखा हो, सुक्रोज दे रखा हो, इन सभी की आई की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर। किसके बराबर बच्चों? 1 के बराबर। अदरवाइज आपको दे रखा होगा कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो आपने आई की वैल्यू उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करनी है। दोनों केसेस ध्यान रखने हैं, एसोसिएशन का भी डिसोसिएशन का भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए।